आज पूरी दुनिया बस एक ही नाम के पीछे पड़ी है। Do you think Islam is at war with the West? I think Islam hates us. Yet the medieval forces of radical Islam broke out at an anti-Islam rally in the Norwegian capital of Oslo. כי אנחנו דורשים שהחוק הראשון שתקדם कभी सोचा है आपने क्यों आज हर मुसलमान के दिमाग में बस यही सवाल है कि आखिर ये पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। हर तरफ एक अजीब सी नफरत, एक अजीब सा खौफ, हर वॉयलेंस के पीछे बस एक ही नाम को घसीटने की कोशिश की जाती है। Attacks by Al-Qaeda terrorists 2 decades ago ignited a wave of anti-Muslim sentiment across the country. When they say if you don't convert over that they are going to हालांकि सच तो ये है कि जिस दीन में ये तालीम दी गई कि अगर तुम भरपेट सो जाओ और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो जाए तो समझ लो नहीं हो तुम मुस्लिम। और अगर एक इंसान की जान बचाना सारी इंसानियत की जान बचाना है और किसी एक इंसान को मारना सारी इंसानियत को मारना है, फिर उसके बावजूद भी हमारा ऐसे हाल क्यों हो गया जो आज बयान नहीं किए जा सकते। तो फिर आखिरकार वो कौन सी वजह है जिससे हम यहाँ तक पहुँचे। सच तो ये है कि ये जो प्रोपेगेंडा 2003 की रिपोर्ट में चलाया गया था, आज हम उसमें ऐसे फंस गए कि हमें पता भी नहीं चला। मैं ये सीरियस बात कर रहा हूँ कि आखिरकार वो 2003 की कौन सी रिपोर्ट है जिसने मुस्लिम उम्मत को 4 टुकड़ों में बांट दिया। ये प्रोपेगेंडा कैसे मुसलमानों के खिलाफ चला गया, आइए समझते हैं जरा इस वीडियो में कि किस तरीके से मुसलमानों को 4 टुकड़ों में बांटा गया और आखिरकार कैसे इस प्रोपेगेंडे ने मुसलमानों के खिलाफ अपने वेपन को इस्तेमाल करा। आइए जरा समझते हैं। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आदमी, हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। दुनिया में जब भी किसी कौम को कमजोर करना होता है तो उसका सीधा सा ये हिसाब है कि उसको तोड़ दो। बस टुकड़े होते ही उसकी आवाज भी कमजोर हो जाती है और उसका असर भी। मगर सवाल यह है कि मुस्लिम उम्मत को तोड़ने के लिए अमेरिका ने कौन सी ऐसी रिपोर्ट का इस्तेमाल करा, किस ब्लूप्रिंट से मुस्लिम उम्मत को 4 कैटेगरीज में बांट दिया गया, कैसे एक थिंक टैंक, एक रिसर्च पेपर ने पूरी दुनिया की पॉलिसीज ही बदल दी और कैसे हमें पता भी नहीं चला कि हम सब एक इनविजिबल वॉर का हिस्सा बन चुके हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है बल्कि ये हमारे दीन की, आइडेंटिटी की और ये फ्यूचर की कहानी है। वक्त था 2003। रैंड कॉरपोरेशन, एक अमेरिकन थिंक टैंक। नाम तो छोटा सा है लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। अब सबसे पहले समझो कि इसका काम क्या है। दरअसल रैंड कॉरपोरेशन का काम होता है कि अमेरिका को, दुनिया को कैसे चलाना है, किस मुल्क से कैसे डील करनी है और किस कौम को कैसे कंट्रोल में रखना है, ये रैंड कॉरपोरेशन ही डिसाइड करता है। और इसकी रिपोर्ट की इतनी वैल्यू होती है कि इसकी रिपोर्ट CIA, पेंटागन, व्हाइट हाउस और नाटो सब यूज करते हैं। यानी आसान भाषा में बताऊं तो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल पॉलिसी मशीन है ये। और 2003 में रैंड ने एक रिपोर्ट लिखी सीधा पेंटागन के लिए, यानी अमेरिका का डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम के लिए, सीधे अमेरिकन आर्मी के ब्रेन में। इसका नाम था सिविल डेमोक्रेटिक इस्लाम। अब इस रिपोर्ट का सीधा सा मकसद ये था कि इस्लामिक वर्ल्ड को समझना और फिर उसे कंट्रोल करने के लिए 4 टुकड़े करना। क्योंकि उस वक्त अमेरिका में ये डर का माहौल था कि मुस्लिम वर्ल्ड हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहा है और ये क्वेश्चन बार बार पेंटागन के अंदर उठ रहा था कि मुस्लिम कंट्रीज हमारी बात क्यों नहीं मानते, क्या इस्लाम पॉलिटिकल पावर बन रहा है, कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन, और कैसे इस्लामिक आइडियोलॉजी को मॉडरेट बनाया जाए। इसलिए पेंटागन को एक ब्लूप्रिंट चाहिए था, एक स्ट्रेटेजी जिससे मुस्लिम वर्ल्ड को डिवाइड किया जा सके, उन्हें कमजोर किया जा सके और उन्हें अंदर से मॉडिफाई किया जा सके। और यही काम करा रैंड ने। उसने एक रिपोर्ट के तौर पर एक पूरा प्लान लिख दिया, एक डिटेल मैनुअल, एक गाइड बुक और एक मैप। अब इस रिपोर्ट के लिखने वाली थी डॉक्टर चेरिल बेनार्ड, जो पहले ही काफी इस्लामिक स्टडी कर चुकी थी, अफगानिस्तान के बारे में और काफी इस्लामिक मुल्कों के बारे में। उसने इस रिपोर्ट को लिखा और आइए समझते हैं कि कैसे इस रिपोर्ट के जरिए इनका ये प्लान था कि कैसे इस्लाम को 4 टुकड़ों में तोड़कर उसको कंट्रोल किया जा सके। अब इस रिपोर्ट का हिडन मैसेज सीधा क्लियर था कि इस्लाम को एक आइडियोलॉजिकल थ्रेट समझो और फिर इसको अंदर से बदलो। कैसे बदलना है, कैसे डिवाइड करना है और कैसे कंट्रोल करना है, आइए जरा समझते हैं। अब दोस्तों, ये पार्ट इस वीडियो का दिल है। देखो, इस रिपोर्ट में जिन मुसलमानों को रखा गया उन्हें नाम दिया गया फंडामेंटलिस्ट का। अब ये फंडामेंटलिस्ट्स वो मुस्लिम हैं जो पूरा कुरान और सुन्नत पर चलते हैं,
शरीयत को पॉलिटिकल लाइफ में लाना चाहते हैं, वेस्टर्न सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं और वो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को स्ट्रांग रखते हैं। ये उनका सबसे बेहतरीन पॉइंट था। अब रैंड का इन लोगों के बारे में यानी फंडामेंटलिस्ट के बारे में सीधा सा प्लान था कि इनको विलेन बनाओ, इन्हें मीडिया में, मूवीज़ में, न्यूज़ में, सब में इन्हें डेंजरस पोर्ट्रे करो, वर्ल्ड एक्सट्रीमिस्ट दिखाओ इनको आइसोलेट करो, इनके सपोर्टर्स को कम करो, जो उनके साथ रहें उनको भी सस्पेक्ट बनाओ, उनके आइडियाज़ को टेररिस्ट आइडियोलॉजी के तौर पर दिखाओ, उन्हें वायलेंस करने वाला बताओ। इस कैटेगरी की सिंपल लाइन में बता दूं कि जितना इस्लाम ओरिजिनल होगा उतना ही अमेरिका को इससे ख़तरा होगा। और आज ये कैटेगरी कैसे टारगेट होती है ये हम देख सकते हैं। गाज़ा को टेररिस्ट बताया जाता है और तमाम उन मुल्कों को जो चैन से जी रहे हैं उन्हें टेररिस्ट आइडियोलॉजी बताकर उन पर जबरन हमले करे जाते हैं। ये सब इसी ब्लूप्रिंट का रिजल्ट है जो आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है। अब आती है दोस्तों दूसरी कैटेगरी। इस रिपोर्ट में दूसरी कैटेगरी में जिन मुस्लिम्स को रखा गया उन्हें नाम दिया गया ट्रेडिशनलिस्ट का, यानी ट्रेडिशनल मुस्लिम का मतलब होता है जो दीन को फॉलो करें बस, पर पॉलिटिकल इस्लाम को नहीं आते। उन्हें सिर्फ लिमिटेड करा गया मस्जिद, मदरसा और दरगाह वाली सोच के लिए। माफ़ करना, मैं किसी भी दरगाह या मदरसा या मस्जिद का मुनकिर नहीं हूँ, बल्कि मैं वो बता रहा हूँ जो इस रिपोर्ट में लिखा है। और सबसे अहम, इस रिपोर्ट में उन मुस्लिम्स को रखा गया जो सिर्फ अपनी कम्युनिटी तक लिमिटेड हैं। अब रैंड कॉर्पोरेशन का इन मुसलमानों के लिए सीधा सीधा ये प्लान था कि इनको मॉडर्निस्ट के अगेंस्ट खड़ा करो ताकि मुस्लिम वर्ल्ड में इंटरनल वॉर हो जाए। इनको डिवाइड करो, मसलक से मसलब को लड़ाओ, जो आज हम देखते आ रहे हैं। इनको सेफ बट बैकवर्ड दिखाया जाए ताकि यूथ इनके पास ना आए। अब आज के तौर पर इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यूएई वर्सेस टर्की, मदरसा वर्सेस यूनिवर्सिटी फाइट, फ़िरके को फ़िरके से लड़ाया जाए, मसलक को मसलक से लड़ाया जाए। ये सब रैंड कॉर्पोरेशन का ही हिस्सा है, डिवाइड एंड डिस्ट्रैक्ट करने का मॉडल। दोस्तों तीसरे नंबर पर यानी तीसरी कैटेगरीज पे जिन मुसलमानों को रखा गया उन्हें नाम दिया गया मॉडर्निस्ट का। अब मॉडर्निस्ट वो हैं जो इस्लाम को री इंटरप्रेट करना चाहते हैं, फेमिनिज्म, LGBT फ्रेंडली इस्लाम प्रमोट करते हैं। वो लोग कुरान को सिर्फ कॉन्टेक्चुअल बोलकर असली अहकाम वीक करते हैं, इस्लाम को वेस्टर्न लाइफस्टाइल के साथ मर्ज करना चाहते हैं और पॉलिटिकल इस्लाम को डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। अब रैंड का इन लोगों के बारे में सीधा सीधा ये प्लान था कि इनको पैसे दो, इनके लिए स्कॉलरशिप निकालो, इनके लिए NGOs खोलो, थिंक टैंक बनाओ और रिसर्च ग्रांट्स बनाओ, इनको मीडिया में सुपरस्टार दिखाओ, टॉक शोज में बुलाओ, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाओ, न्यूज़ में, इंटरव्यूज़ में इन लोगों को बुलाओ ताकि इनकी बात लोगों के दिमाग तक पहुँचे। इनके थ्रू इस्लाम को रीशेप करो। मॉडर्न इस्लाम का मतलब इन्होंने बताया कि इन लोगों के ज़रिए इस्लाम को एक नया चेहरा उभर कर सामने आएगा जिन्हें लोग फॉलो करने पर मजबूर हो जाएंगे। और आज हम कैसे फंस गए हमें पता भी नहीं चला। यूथ को इनसे कनेक्ट करो, यानी इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, सब पर लिबरल इस्लामिक कंटेंट पुश करो। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोग्रेसिव मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स हो गए, हॉलीवुड फ्रेंडली इस्लाम हो गया, अरब एंटरटेनमेंट बूम हो गया, लिबरल मुस्लिम NGOs हो गए, वेस्टर्न इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट हो गए। यानी इस कैटेगरी को देखकर सिंपल सी लाइन ये है कि इस्लाम को अंदर से रीशेप करने का प्रोजेक्ट। और अब आती है कैटेगरी 4 यानी कैटेगरी नंबर 4। जिन मुसलमानों को इन कैटेगरी में रखा गया उन्हें नाम दिया गया सेकुलर का। अब सेकुलर मुस्लिम उन्हें कहते हैं जो दीन को पर्सनल मैटर समझते हैं, यानी सिर्फ अपने तक महदूद, पॉलिटिक्स से इस्लाम को दूर रखना चाहते हैं, वेस्टर्न मॉडल को बेस्ट समझते हैं और आर्मी, स्टेट, मीडिया उनके कंट्रोल में होता है। अब रैंड का इन लोगों के बारे में सीधा सा ये प्लान था कि इनको पॉलिटिकल पावर दो, गवर्नमेंट में इन्हें लाओ, कोर्ट्स में इन्हें लाओ, मीडिया पे इन्हें जगह दो ताकि ये अपनी बात खुल कर रख सकें। इन्हें इस्लामिक मूवमेंट को सप्रेस कराओ, इनसे इस्लामिक मूवमेंट को आगे बढ़वाओ, इस्लाम को स्टेट से बाहर रखो। और आज के एग्जाम्पल देख सकते हैं हम कैसे इजिप्ट में, UAE में, जॉर्डन में, टूनीशिया में और तमाम मुस्लिम ममालिकों में ये फैल चुका है। और इस कैटेगरी पर सिंपल से लाइन ये है कि जो लोग दीन को सियासत से अलग कर दें आप उनको टॉप में बिठाओ ताकि वो हमारे काम आ सके और इनसे कारोबार करो। और फंडामेंटलिस्ट को नकारो, इन लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाओ। और इसका नतीजा क्या निकला? आज हम देख रहे हैं कि मुस्लिम उम्मत पूरी डिवाइड हो चुकी है। गुड मुस्लिम वर्सेस बैड मुस्लिम नैरेटिव बन गया। यूथ कंफ्यूज हो गया कि वो जाए किधर। इस्लामिक आइडेंटिटी वीक होने लगी, सेकुलर स्टेट एम्पावर हुआ, मॉडर्निस्ट इस्लाम को प्रमोट किया गया, फंडामेंटलिस्ट को हटाने की भरपूर कोशिश की गई, जो आज हम देख भी सकते हैं कि फंडामेंटलिस्ट की जगह कहाँ पर रह चुकी है। यानी जो प्लान था वो तो काम कर गया। अब आज की उम्मत क्या फेस कर रही है? गाज़ा, फ़लस्तीन, सीरिया, इराक, यमन, अफगानिस्तान और भी बहुत से मुल्क जहाँ लगातार तशद्दुद हो रहा है। सब वही फॉर्मूला फॉलो करते हैं, पहले तोड़ो, स्प्लिट करो, फिर इन पर लेबल लगाओ, इन्हें कंट्रोल करो और फिर इन्हें खामोश कर दो।
हालांकि जिम्मेदारी तो ये होनी चाहिए थी कि दीन की असली समझ लेते, इस्लामोफोबिया को एक्सपोज करना चाहिए था, मुस्लिम यूनिटी को बिल्ड करना चाहिए था, सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करते, नॉलेज बेस्ड रेसिस्टेंस बनाते, स्कॉलर्स को सपोर्ट करते, दीन को लाइफस्टाइल में लाते। दोस्तों आखिरी बात यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम किसी कौम को तोड़ दो तो तुम उसका फ्यूचर तोड़ सकते हो। अगर कोई कौम एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। और मुस्लिम उम्मत इस वक्त 4 टुकड़ों में डिवाइड हो चुकी है। बस अल्लाह हम सब लोगों की हिफाजत फरमाए।